चलिए आ जाइए। देखिए स्मॉल जी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन, ईजी बोल देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। आइए, तो लास्ट क्लास हम लोग इसकी इंटेंसिटी पे बात किए थे। किसी भी फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होगा? आंसर है यूनिट मास यानी 1 kg मास पे जो फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगेगा इसी फोर्स को हम जी या ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देंगे। ठीक है, अब यूनिट केजी लेने से होता क्या है, यही एक्सेलरेशन भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, और मास की वैल्यू अगर 1 kg डालोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स के बराबर ही हो जाएगा। इसीलिए इसको जी भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। कल हम लोग फॉर्मूला वगैरह निकाले थे, और कल हमें फॉर्मूला मिला था कि किसी भी m मास के कारण r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हो जाएगा gm बाय r स्क्वायर। यही था ना, देख लीजिए कल यही लास्ट यही किए ना, यहीं तक हम लोग लास्ट किए हैं। ठीक है, अब ये तो किसी पॉइंट मास के लिए, ये किसके लिए? फॉर पॉइंट मास, फॉर पॉइंट मास, ये पॉइंट मास के लिए। ठीक, अगर पॉइंट मास नहीं होकर कोई और हो, जैसे मान लीजिए हेडिंग बनाइए, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन जैसा करते हैं। एक हेडिंग बना लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड ऑफ लेंथ L, रॉड ऑफ लेंथ L और मास M, लेंथ L या मास M से। ठीक है, तो देखिए ये आपका रॉड है कोई, ठीक है। अब इस रॉड से आप कोई भी डिस्टेंस, मान लो यहां से कोई डिस्टेंस हम r ले रहे हैं, पर इसकी लेंथ L है, मान लो इस रॉड की लेंथ L है, ठीक है, और इसकी मास जो है मास M है, ठीक है। तो रॉड लेंथ L मास M। अब यहां से किसी भी डिस्टेंस पर मुझे G निकालना है। मान लो ये डिस्टेंस हम लोग x या r कुछ भी डिस्टेंस लेते हैं, तो यहां से हमें कितना मिलेगा ये हमें देखते हैं। ठीक है, आइए, तो मान लो ये कोई पॉइंट है, इस रॉड से मान लो x डिस्टेंस पर, x या स्मॉल r डिस्टेंस ले लीजिए। ये देखिए, ये ना कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा भी तो आप याद नहीं रख सकते हो। तो इसका एक तरीका सिर्फ आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एक रॉड है m मास का, उससे किसी r डिस्टेंस पर आपको g की वैल्यू या ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालना है। तरीका वही होगा। क्या तरीका होगा कि आप इसके कारण यहां पे निकालेंगे। अब हमें जो फॉर्मूला मालूम है gm बाय r स्क्वायर, ये किसके लिए वैलिड है? वहां चाहो तो लिख लो, ओनली फॉर पॉइंट मास। जो फॉर्मूला कल हम लोग बनाए उसमें चाहो तो लिख लीजिए ओनली फॉर पॉइंट मास। क्यों सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है? क्योंकि देखो यहां से डिस्टेंस अलग है, ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से r है, यहां से कुछ और होगा, यहां से कुछ और होगा, यहां से कुछ और होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आप यूज कर सकते हैं। तो तरीका क्या है? तरीका है कि हमको इसमें एक छोटा सा मास लेना पड़ेगा। ये मान लीजिए छोटा सा मास ले लिए, ये छोटा सा मास मान लो dm मास है, ठीक है। अब इस dm मास से मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका कुछ x है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इस dm मास से उस x डिस्टेंस पर
ये डीएम मास को एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं, छोटा सा मास है ना, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट मास। इस पॉइंट का नाम कुछ भी पी रख देते हैं, ठीक है, ये सब हटा दो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको है। तो हम लोग लिख सकते हैं एट पी जी ड्यू टू डीएम मास, डीएम मास के कारण वहां पे कितना जी होगा, तो आंसर है जी, और मास की वैल्यू कितना हो जाएगा, डीएम बाय डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर। अब अगर पूरे रॉड के कारण चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सही है ना। लेकिन अभी डीएम का मास मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो पूरे रॉड का मास मालूम है। देखिए डीएम कैसे निकालेंगे, वेयर डीएम कैसे निकालोगे, देखो डीएम निकालने का तरीका, पूरा मास ले लिए और पूरा लेंथ ले लिए, इससे मिल गया लीनियर मास डेंसिटी, पूरी मास पूरा लेंथ, समझ पा रहे, इनटू इतनी दूर का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को कुछ मान लेंगे डीएक्स, डीएक्स ही मानना है, क्यों, क्योंकि हमारा अभी डिस्टेंस एक्स के फॉर्म में माने हैं, तो छोटा सा डिस्टेंस को डीएक्स मानेंगे, तो हो जाएगा एम बाय एल इंटू डीएक्स। क्या आपको ये डीएम समझ में आया, डीएम की वैल्यू कैसे निकाले, देखो डीएम क्या है, डीएम है मास ऑफ डीएक्स लेंथ, हेलो डीएम क्या है, मास ऑफ डीएक्स लेंथ, क्लियर है ना। तो पूरे एल लेंथ का मास है एम, तो पूरे मास को पूरे लेंथ से डिवाइड किए तो यूनिट मास निकल गया, यूनिट लेंथ का मास, फिर डीएक्स लेंथ का निकालना, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि इसी डाटा को हम लोग लिख सकते हैं जी, डीएम को लिख सकते हैं एम डीएक्स बाय एल एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें अगर पूरे रॉड का निकालना है तो कुछ भी नहीं करो, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो देयरफॉर जी ड्यू टू होल रॉड, पूरे रॉड के कारण जो हम लोग निकालेंगे उसको बस इंटीग्रेट कर देंगे, जी सॉरी डीएम नहीं लो, अब तो ये आ गया, तो इंटीग्रेट कर दीजिए जी एम डीएक्स बाय एल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ये बाहर निकल गया जी एम बाय एल, इसको बाहर लेकर आ जाइए, ये सब कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। अच्छा बहुत ध्यान देखिए, अभी ना आपको लिमिट रखना पड़ेगा, क्या लिमिट रखना पड़ेगा, इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू कितना से कितना हो सकता है, देखो इस x की मिनिमम वैल्यू यहां पे लेंगे, रॉड यहां चालू है तो उस समय x की वैल्यू क्या हो जाएगा r, और x मैक्सिमम यहां पे लेंगे, रॉड खत्म, यहां पे कितना हो जाएगा r प्लस l, समझ पा रहे हैं, इसकी लिमिट हमारा हो जाएगा r से r प्लस l तक, ये हो गया जी एम बाय एल, और इसको आप ऐसा कर दीजिए x की पावर -2 dx, तो यहां से हो गया जी एम बाय एल लिमिट, देखो ठीक है, देखो माइनस साइन को मैं रहने देता हूं, माइनस ही, ठीक है, +1 करोगे तो -1 बाय -1, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा लिमिट भी रख देते हैं, तो अब जो भी वैल्यू आना है, तरीका समझ गए, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, इसको पहले कर दो, हो जाएगा x की पावर -1 और ये माइनस x की पावर -1, नहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस रहेगा, एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए स्टेप बाय स्टेप कर लो, जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। आ जाइए जी एम बाय एल, आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा आपका x की पावर -2 है, +1 कर दो,
ठीक है ना। और अपर लिमिट लोअर लिमिट अभी हम लोग रख देंगे, पहले वैल्यू रख देते हैं r से लेकर r प्लस l तक, ठीक है ना। आ जाइए, gm/l x की पावर -1 डिवाइडेड -1, इसकी वैल्यू रखोगे r से r प्लस l तक, ठीक है। देखो ये ना माइनस बाहर ला सकते हो आप, ये बाहर ला दीजिए तो बाहर हो जाएगा -gm/l और ये सीधा हो जाएगा 1/x और पावर हो जाएगा r से r प्लस l तक। कुल मिला के इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो एक ना अप्रोच आपको समझना था कि पॉइंट मास मिलेगा तब तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है gm/r², पर अगर पॉइंट मास नहीं है, बड़ा मास है, तो उसमें एक छोटा सा मास लीजिए, फिर उसे आप इंटीग्रेट करके निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो एक रॉड का केस था, मैंने एक डेरिवेशन आपको समझा दिया, अब डेरिवेशन नहीं करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे। अच्छा देखिए, सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए r डिस्टेंस फ्रॉम रॉड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही निकालेंगे, इनफैक्ट सेम रिजल्ट आएगा, खाली बनेगा KQ/L, GM की जगह G की जगह K आ जाएगा, मास की जगह Q आ जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा और कुछ भी अंतर नहीं आएगा। आ जाइए नेक्स्ट में, अब ना एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, अभी तो हम लोग ग्रेविटेशन का करेंगे, तो ग्रेविटेशन फील्ड ले लो, सेम वैसा ही रिजल्ट है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मान लो कोई आर्क है, कोई m मास का आर्क है, ठीक, कोई m मास का आर्क है, अच्छा इसका कहीं पे सेंटर होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसकी डायरेक्शन समझिए, डायरेक्शन मतलब आपको ऑब्वियसली पता है ना कि मास हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, ग्रेविटेशन सिर्फ खींचता है। तो मान लो अगर इसके सेंटर पे कोई मास को हम रखे, इसकी सेंटर पे एक मास को रखे, ये मास किधर जाएगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, किधर भागेगा, ये तो इतना बड़ा है, इसीलिए जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पॉइंट मास के लिए होता है, तो आंसर है इसकी सेंटर की तरफ भागेगा। तो हमेशा याद रखिएगा इसकी जो डायरेक्शन होता है वो होता है टुवर्ड द सेंटर। तो ये जो पूरा आर्क है इसका भी तो कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, सेंटर मतलब मिड पॉइंट, इसका डायरेक्शन होगा इसकी मिड पॉइंट की तरफ, यहाँ पे G का डायरेक्शन होगा मिड पॉइंट की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ G इज टुवर्ड मिड पॉइंट ऑफ आर्क, आर्क का जो मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा उसकी तरफ होगा, M फॉर मिड पॉइंट। पर उसकी वैल्यू कितना होगा, वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू जो G का मिल जाएगा हमें, वो मिलेगा आपको 2gm/L बाय R इंटू साइन φ/2। अभी समझाते हैं इसको, ठीक है, ये इसका रिजल्ट होता है, ये इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। अब फाई क्या है, तो फाई होता है कितना एंगल सेंटर पे बना रहा है, जैसे मान लीजिए ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये एंगल है फाई, ठीक है ना। तो इसका जो एंगल है यही बनेगा फाई, साइन फाई, पूरा जो आर्क है अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, क्या ये बात समझ पाए। अच्छा इसके आगे आ जाइए, इसके आगे जाइए जरा, एक आपको टर्म आएगा यहाँ पे लैम्डा, देखो ये m/l जो है ना, m/l, इसी को हम लोग लैम्डा बोल देंगे। लैम्डा का मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो m/l को क्या बोल देंगे, लैम्डा,
तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं 2g लैम्डा बाय आर इंटू साइन 5/2। एक और फॉर्मेट इसका यूज होता है, देखो बेसिक यही है, गिवन जैसे मास और लेंथ दे दिया, ठीक है, नहीं तो लीनियर मास डेंसिटी दे दिया तो इसे यूज कर लो। एक और क्या होता है याद करो, एंगल जो होता है आर्क, हमेशा याद रखो एंगल जो होता है आर्क बाय रेडियस, समझ पा रहे हैं। तो मान लो इसकी रेडियस कुछ आर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, और ये पूरा आर्क का लेंथ कुछ एल है, मान लो आर्क का लेंथ एल है, तो फाई को बोल सकते हैं एल बाय आर, ठीक है, या आर फाई को हम लोग बोल सकते हैं एल, जहां पर एल है आर्क लेंथ, ठीक है जी। अब बोलो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए इस एल को नीचे ले आकर एक और फॉर्मेट बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, इस जी का फॉर्मूला एक बना सकते हैं 2gm बाय एल आर साइन 5/2, और एल की जगह लिख सकते हैं आर फाई, ये हो जाएगा 2gm बाय, देखो आर फाई, एक आर है, आर स्क्वायर हो जाएगा, एल की जगह मैं लिख दे रहा हूं आर फाई इंटू आर साइन 5/2, ये हो गया 2gm बाय आर स्क्वायर फाई इंटू साइन 5/2, ठीक है। ये जी भी है, इसको जी बोल दो या ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो, बात एक ही है, ग्रेविटेशनल फील्ड का भी फॉर्मूला हो गया या एक्सेलेरेशन भी बोलो, एक ही बात है। अब अलग अलग फॉर्मेट में आपको सिर्फ ये याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला यही है, याद यही रखना है। इसके अलावा जो गिवन होगा, जैसे मान लीजिए आपको लेंथ नहीं रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ था, डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए इसी पे, देखिए फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on a particle of, find force of attraction, find force of attraction on a particle of mass m naught, mass m naught, mass m naught at a center of, at a center of क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग मतलब 1/4 रिंग है, सेंटर ऑफ क्वार्टर रिंग। क्वार्टर रिंग का क्या मतलब हो गया, ध्यान समझिए, ये मान लो एक रिंग है, ठीक है, अच्छा क्वार्टर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, क्वार्टर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, देखो ये एक रिंग है, अब ये रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट जो है इसी को बोलेंगे क्वार्टर रिंग, यानी कि बाकी का 3 पार्ट आपको हटा देना है। तो ये जो हो गया आपका, यही हो गया आपका क्वार्टर रिंग। अब इस रिंग के सेंटर पे, यानी कि यहां पे एक मास रखा हुआ है m नोट, और इस पूरे क्वार्टर रिंग का मास है कैपिटल M। तो बोल रहा है बताइए इस पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, पहले बता फोर्स कौन सी डायरेक्शन लगेगा, जिधर जी होगा, जिधर फील्ड होगा, तो फील्ड किधर लगता है, इसकी सेंटर पे, तो पहले तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इसकी तरफ लगेगा फोर्स, फोर्स। अब ये फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है फोर्स इक्वल होता है मास इंटू जी, एम जी। मास किसका लेंगे, कैपिटल या एम नोट, बताओ कौन सा मास लेंगे, एफ इक्वल टू एम जी लिखेंगे ना यहाँ पर, ये एम कौन सा एम है, इसका एम लेना है या इसका एम लेना है, एम नोट या कैपिटल एम, एम नोट, इस पे ना फोर्स लग रहा है जी, तो ये मास होगा एम नोट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे देखो आप इसका एम जी निकालोगे तो इसका एम लोगे या अर्थ का एम लोगे, इसका ना एम लेंगे, समझ पा रहे हैं,
तो ये जो रिंग है ये तो लगाने वाला है, उसका मास थोड़ा ही लेना है, जिसपे लग रहा है उसका लेते हैं। तो ये हो गया एम नोट जी। अब कुल मिलाकर कहानी है कि यहाँ पे जी कितना है ना, ऐसे कंफ्यूज मत करना। 9.8 वो जी होता है अर्थ का, ये अर्थ का नहीं निकाला, हम किसका निकाले, इस रिंग का जी कितना। हर किसी का जी है, आपका भी जी है, क्योंकि दुनिया का हर मास दूसरे को एक्सेलेरेट करेगा। तो अब ये जी के लिए फॉर्मूला अभी अभी पढ़े, वी नो दैट, है ना। जी के लिए फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी मास बाय लेंथ, मास बाय लेंथ से होगा, ये था साइन 5/2 बाय क्या था एल या आर था ना। देखो मास नहीं दिया है, लेंथ नहीं दिया है, लैम्डा दिया है क्या, लैम्डा कुछ तो देगा एक, ठीक है, कुछ तो देगा। देखो एक और फॉर्मेट बनाए थे फाई आर स्क्वायर के फॉर्म में, ये बना दीजिए, ये वाला सबसे आसानी से लग जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर फाई, ये जो अभी बनाए थे। देखो ये एकदम आसानी से लग जाएगा। मानो इसकी रेडियस ले लो आर, रेडियस गिवन हो, क्योंकि मास गिवन है, और फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, देखो फाई यही ना हो जाएगा 90 डिग्री, समझ पा रहे हैं। तो फाई का वैल्यू यहाँ ले लेंगे 90 डिग्री, पर याद रखेंगे डिग्री में नहीं रखेंगे आंसर। क्या गलती की हम लोग बताओ, कुछ मिसिंग है। फॉर्मूला में देखिए 2 है यहाँ पे, है ना, 2gm है, ठीक है। देखो ये ना π/2 लेंगे, क्या लेंगे, π/2 लेंगे, आ जाइए। तो ये g इक्वल टू हो गया 2g कैपिटल M, ये कैपिटल M है, ठीक है, आर स्क्वायर आने दो, और फाई की जगह π/2 इंटू साइन, और फाई की जगह लिखोगे π/2 और नीचे 2 है तो π/4 हो जाएगा। π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 मतलब 1/√2। तो और ये 2 ऊपर चला गया, तो g इक्वल टू हो गया 4gm बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 1/√2, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे सॉल्व करोगे, और भी एक स्टेप कर सकते हो। इस देखो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2, √2 हो जाएगा, ये कैंसिल करने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, इंटू gm बाय पाई आर स्क्वायर √2 एक कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर फाइनल आंसर जो जी का आ रहा है ये हो रहा है 2√2, ठीक है, 2√2 gm बाय पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा जी हो गया। तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, एम नोट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा 2√2 जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय पाई आर स्क्वायर, एम जी कर दिए मास और ये पूरा जी, है ना। लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जी का 2 नाम हो गया, पता है ना, जी का क्या क्या नाम हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी बोलो, बात है की। नेक्स्ट लिखते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ रिंग, at the axis of ring, at the axis of ring, gravitational field intensity at the axis of ring। ये डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो 12 में किए ही थे। अभी चलो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए देखो, मान लो ये एक रिंग है, ठीक,
इसकी अपनी रेडियस मान लो कैपिटल आर, ठीक है। इसकी मास जो है कैपिटल एम, ठीक है। इसकी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, अच्छा पहले इसकी रिंग का एक्सिस बना लो, ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड एक्सिस के लिए है। तो ये मान लो इसकी एक्सिस है ना, ये इसका एक्सिस है। तो इसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो मैं वो पॉइंट मान लो इसकी सेंटर से कोई एक्स डिस्टेंस की दूरी पे ले रहा हूं। तो इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट पे, यहां पे जी का वैल्यू कितना होगा। फिर से डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद कर लेंगे। देखिए हो जाएगा माइनस साइन, आप लिखो नहीं लिखो बात है कि माइनस आओ लिख दो, हर फॉर्मूले में माइनस होता है क्योंकि हमेशा अट्रैक्शन का होता है। तो माइनस जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम फॉर्मूला आएगा, उसमें सिर्फ हो जाएगा के, जी की जगह के, मास की जगह क्यू आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। माइनस या माइनस छोड़ दो वहां पे, तो के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला होगा इसकी रिंग पे। जब जब जी लिखो आप कोशिश करो एक चीज और लिख देने का, ई जी, इससे ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है ये। अच्छा कई बार इंटेंसिटी वर्ड यूज नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड यूज कर देगा, तब भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। फील्ड इंटेंसिटी बोले या फील्ड बोले, कुल मिलाकर फील्ड की वैल्यू ही तो है। चलिए आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, लिखिए फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, find the time period of oscillation of mass m naught on the axis of ring of mass capital M and radius capital R, बहुत ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है एक रिंग है, यही रिंग मान लो जिसकी मास m है, रेडियस कैपिटल R है। इसकी एक्सिस पर कोई हम स्मॉल m मास को रख दिए, ठीक है, ठीक, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। मान लो यहां पर हम रख दिए स्मॉल m को, ठीक। अब बहुत ध्यान देखिए होगा क्या, ये रिंग इस मास को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये मास पे इधर फोर्स लगेगा, इधर जाएगा। रिंग तो हॉलो है, इधर से आया तो इधर चला आएगा। जैसे ये मास इधर आएगा तो बताओ ये रिंग उसको फिर अपनी ओर खींचेगा ना, तो ये फिर इधर आएगा। तो होगा क्या, ये रिंग है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर होते रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ऑक्सीलेशन होगा, मीन पॉइंट इसका सेंटर हो जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा। देखो होगा क्या, ये इधर आया, इनर्शिया कारण आगे जाना चाहेगा, पर जैसे इसकी सेंटर से आगे बढ़ेगा ये उसको अपनी ओर खींच लेगा, फिर वापस आएगा, पर इनर्शिया कारण रुकेगा नहीं, सेंटर पर आगे जाएगा। ये ऐसा ऑक्सीलेट करते रहेगा। ये आपका रिंग है, ये मास इधर 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 ऑक्सीलेट करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसी ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड। बहुत आराम समझिए, मुझे मालूम है ना इस मास पर जी यही लग रहा होगा, क्लियर? अच्छा ये एकदम पास हो तो एक्स की वैल्यू लगभग 0 मान सकते हैं, ये एकदम पास में है। तो जी एक्टिंग ऑन, अच्छा यहां फॉर्मूला लिखा हो, यहां पे मैं लिख देता हूं, जी एक्टिंग ऑन मास स्मॉल m, कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। फॉर्मूला पहले से आपका लिखा हुआ। इफ x इज नियर टू 0, अगर x बहुत छोटा हो
एक्स क्या था, मास का सेंटर से डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, तो ये देखो एक्स को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, एक्स को अगर जीरो कर दोगे तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा करने, बहुत ध्यान समझिए। देखो कोई भी चीज अगर एक से छोटा होता है, जैसे मान लो एक से छोटा कितना मानो, हाफ मान लो, ठीक है। दो डिजिट हम ले रहे हैं, एक बाउंड्री लाइन है, एक से बड़ा ले रहे हैं 2 और एक से छोटा ले रहे हैं हाफ। अब दोनों का स्क्वायर किए, दोनों का स्क्वायर किए, तो बताओ ये कितना हो गया, 4, यानी इसकी वैल्यू बढ़ गया, क्लियर है। पर इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, यानी वैल्यू क्या हो गया, कम। तो जब कोई डिजिट बहुत छोटा हो तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है, इसीलिए उसको हम नेगलेक्ट कर पाएंगे, मतलब बोलेंगे एक तो छोटा था, इसका स्क्वायर और छोटा हो गया, इसीलिए चलो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बस इजी कैलकुलेशन के लिए। तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर दिए एक्स स्क्वायर को, तो हमारा g हो गया -gmx बाय, देखो आर स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो g हो जाएगा -gmx बाय आर क्यूब। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट समझ गए ना। अच्छा, इसके बाद जरा ये ध्यान से समझिएगा, हाँ हमें फोर्स पहले निकाल लेते हैं टाइम पीरियड के लिए। तो इसमें अगर फोर्स निकालोगे, ठीक है, तो फोर्स निकालो या इसी को एक्सेलेरेशन, ये तो एक्सेलेरेशन ही है ना, जी एक तरीके से एक्सेलेरेशन ही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक्सेलेरेशन ही है, फोर्स के चक्कर में क्यों जाओगे। और हम जानते हैं इन ऑक्सीलेशन एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, -ω² x, कुछ याद आया। तो इस दोनों का अगर इक्वेट कर देते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको पता चल गया कि ये पूरा भाई साहब ω² है, यानी यहां से बोल सकते हैं कि ω² का वैल्यू मिला है G∠M/R³, ठीक, यानी ओमेगा का वैल्यू हो गया √GM/R³। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी 2π/t, तो ओमेगा लिख सकते हैं 2π/t इक्वल टू √GM/R³। हमें टाइम पीरियड चाहिए, उलट देंगे, तो इसका उल्टा कर दो, तो t/2π इक्वल टू √R³/GM, तो t इक्वल टू हो गया 2π, इधर भेज दो 2π √R³/GM। इसी टाइम पीरियड से वो आपका ऑक्सीलेट करेगा, हाँ जी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी, वही तो बार बार समझा रहे हैं, दोनों चीजें हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, और 1 kg मास पर, देखो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास, यूनिट मास रखोगे, अगर मास का वैल्यू 1 kg रखोगे तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, समझ पा रहे हैं। तो ये 2-3 जो ज्यादातर पूछा जाता है, बाकी ये सब का डेरिवेशन फिर से वैसा ही है, छोटा सा डीएम मास लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ जाएगा रिजल्ट। तो ये सब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सब डेरिवेशन वहीं से आया है, लेकिन डेरिवेशन का अपना जरूरत नहीं है, जो जरूरत है फाइनल रिजल्ट हम लोग याद कर लेंगे। एक लास्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है रॉड का, ये इनफाइनाइट रॉड का, यानी बहुत लंबा रॉड हो तो, ठीक है, तो लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लॉन्ग रॉड बोलो या इनफाइनाइट लेंथ रॉड बोलो, यानी कि एक ऐसी रॉड जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो,
ठीक है, तो मान लो ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात, इसका इनफाइनाइट है तो मास आपको नहीं मालूम होगा, तो आपको दिया रहेगा इसका लैम्डा। लैम्डा क्या अभी अभी समझे थे? मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। टोटल मास बाय टोटल है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो इस रॉड से किसी भी x या d डिस्टेंस पे, मान लो यहां से किसी d डिस्टेंस पर मुझे निकालना है, तो यहां पर ना दो कंपोनेंट निकलता है। देखो, अब जैसे इसके कारण अलग डायरेक्शन होगा, इसके कारण अलग डायरेक्शन, हर पॉइंट का डायरेक्शन अलग होगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो इसका कंपोनेंट निकालते हैं। एक कंपोनेंट को बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये हो गया जी परपेंडिकुलर और ये हो गया जी पैरेलल। रॉड के पैरेलल तो जी पैरेलल नाम दिए, और इसके परपेंडिकुलर है जी परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर नेट पूछेगा तो नेट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जी नेट। ठीक, अब दोनों का फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, जी परपेंडिकुलर हो जाएगा जी लैम्डा बाय डी, और जी पैरेलल भी हो जाएगा जी लैम्डा बाय डी। बहुत ही आसान है। अब एक थोड़ा साइन का फंक्शन आता है, इसमें हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसमें आ जाएगा कॉस अल्फा, सॉरी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब बीटा अल्फा क्या है, ध्यान समझिए। ये जो है, देखो अब ये इनफाइनाइट मत करो, लॉन्ग किए ना, अल्फा बीटा जो है यहां का एंगल हो जाता है, जैसे वहां पर फाई होता था उसी तरीके से यहां का एंगल आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसकी टोटल मास को हम m मान लेते हैं, और इसकी लेंथ को हम लोग l ले लेते हैं, मान लो। तो लैम्डा को भी यहाँ पे डिफाइन कर दो, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। ठीक है, और अल्फा बीटा को भी डिफाइन कर दीजिए। अल्फा नीचे का एंगल होता है, तो यहां से मतलब ये नीचे की तरफ जो एंगल जा रहा है ये अल्फा हो गया, और ऊपर की तरफ जो एंगल जा रहा है ये बीटा हो गया। ठीक, अब इसी का एक स्पेशल केस बनेगा, इसी का स्पेशल केस बनता है, ध्यान से रखिएगा। स्पेशल केस क्या? इनफाइनाइट रॉड का, इनफाइनाइट लेंथ रॉड। तो बहुत ध्यान समझिए, अगर ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, उसमें थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा, आपकी जो पुरानी डायग्राम होगा, ये अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, बहुत ध्यान समझना। अब यहां से मान लो कोई डी डिस्टेंस पे गए, तो अल्फा बीटा जो आपको निकालना है, अल्फा क्या करोगे, अल्फा निकालने के लिए नीचे वाले एंड को मिलाओगे। तो बहुत ध्यान समझिए जो मैं समझा रहा हूं, अगर ये एंड यहीं तक होता तो अल्फा का वैल्यू ये होता, अगर ये एंड यहां तक होता तो अल्फा का वैल्यू ये होगा, अगर ये एंड यहां तक चला गया तो अल्फा का वैल्यू ये होगा। यानी लेंथ की वैल्यू जितना ज्यादा हो रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। बढ़ते बढ़ते ही कैसा हो रहा है, ये धीरे धीरे 90 की तरफ जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जब इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, कितना, 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, जो एंड इनफाइनाइट लेंथ का होगा उसका एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। तो जो एंड इनफाइनाइट लेंथ का होगा, ये इनफाइनाइट लेंथ हो गया, तो इसका जब भी तुम निकालोगे, इधर निकालोगे, तो अल्फा का वैल्यू भी 90 डिग्री मिलेगा, इधर भी है, इधर भी बीटा भी आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो इस केस में अगर यहां पर तुम निकालने जाओगे
इस केस में मानो परपेंडिकुलर निकालें, जी परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जी लैम्डा बाई डी इंटू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 है ना, माइनस फिर से अल्फा, ये भी 90 मिल गया, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये सब 0 0 मिलकर 0, यानी कि जी पैरेलल होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जी परपेंडिकुलर। अच्छा, जी परपेंडिकुलर जब निकालने जाओगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, जी लैम्डा बाई डी और साइन 91 और फिर से साइन 91, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स जी लैम्डा बाई डी और इसका वैल्यू 0, यानी इनफाइनाइट रॉड में सिर्फ ये कंपोनेंट पाया जाएगा, ये कंपोनेंट नहीं होगा पैरेलल वाला कंपोनेंट। अगर यहां पर आपको दिखाना हो शॉर्ट में तो आप दिखा सकते हैं, अगर इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है तो इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें बस एक ही जी मिलेगा इस डायरेक्शन में, और जिसका वैल्यू हो जाएगा 2 जी लैम्डा बाई डी। ऐसे स्पेशल केस दो कर लेंगे, एक इनफाइनाइट है ना, इसको ए लिख लो, एक और केस करते हैं अभी सेमी इनफाइनाइट का, स्पेशल केस में ही एक और करते हैं सेमी इनफाइनाइट का। एक आप खुद से कीजिए जरा, सेमी इनफाइनाइट का मानो एक एंड पता हो दूसरा एंड नहीं पता हो, सेमी इनफाइनाइट, तो उसमें एक 90 डिग्री हो जाएगा और दूसरा 0 डिग्री हो जाएगा, कोई एक एंड पे निकालो, बीच पे तो नहीं निकाल पाओगे, कोई एक एंड पे। तो ऐसा हेडिंग ऐसा बनाइए, एक हेडिंग ऐसा बनाइए, ग्रेविटेशनल फील्ड एट, एक हेडिंग ऐसा बनाइए, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट रॉड, एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट रॉड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट रॉड, एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट रॉड, एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट रॉड। करें, आओ मैं यहीं पे थोड़ा इंप्रूव कर दे रहा हूं आपकी डायग्राम, ध्यान से देखिएगा, हो गया ना, हो गया ना, हाँ देखिए अभी जो है हम लोग बना रहे हैं सेमी इनफाइनाइट रॉड का, ठीक है। अच्छा पहले ये सब मिटाने दो मुझे, देखिए सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड तो हमें पता है, एक एंड नहीं पता, सेमी इनफाइनाइट हो गया इसके एक एंड पे, यानी यहां से मान लो कोई डी डिस्टेंस पे चले गए, अब यहां पे बनाना है आपको, ठीक, आइए बनाते हैं। एक तो ऊपर बनेगा जिसको बोलेंगे जी पैरेलल, ये हो जाएगा जी लैम्डा बाई डी, ठीक है, कॉस बीटा कॉस अल्फा, देखो अल्फा होता है नीचे वाला एंगल, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा 0, और ऊपर इनफाइनाइट है यानी बीटा का वैल्यू क्या होगा 90, तो आ जाइए कॉस बीटा कॉस 90 कितना 0, कॉस 90 क्या हो गया 0, माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस 0, अल्फा का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी ये 1 हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो जी पैरेलल का वैल्यू क्या आ गया माइनस जी लैम्डा बाय डी, ये माइनस इधर चला जाएगा ना। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, जी लैम्डा बाई डी तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, ये ऊपर की ओर नहीं जाकर नीचे की ओर जाना चाहेगा, माइनस साइन मतलब आप जो डायरेक्शन लिए हैं वो रिवर्स डायरेक्शन लीजिए, उल्टा डायरेक्शन हो गया, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी कि ये जो जी है ये गलत हो गया और ओरिजिनल डायरेक्शन यहां पर ये डायरेक्शन आएगा, ये होगा जी पैरेलल का डायरेक्शन, वैल्यू यही होगा, मैग्नीट्यूड अगर कभी लिखना है सेमी इनफाइनाइट का सिर्फ मैग्नीट्यूड तो जी लैम्डा बाई डी काफी है, और डायरेक्शन जानना है तो आप याद रखना कि जिधर देखो इनफाइनाइट है ना उधर नहीं जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कुछ है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा पैरेलल भी तो अभी है,
इसका जब जी पैरेलल निकालेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर, तो जी परपेंडिकुलर कितना होगा, देखो जी लैम्डा बाई डी, और साइन अल्फा, तो अल्फा 0 है तो 0 हो गया, साइन बीटा 1 हो जाएगा 90, तो ये वैल्यू यही हो जाएगा जी लैम्डा बाई डी। ठीक है ना? यानी इसको अगर मैं आपको अलग एक डायग्राम बना के समझा दूं, तो इसको कंक्लूजन में आप ऐसा बना सकते हैं कि अगर यहां से डी डिस्टेंस पे मैं गया तो मुझे दो कंपोनेंट मिला, एक नीचे और एक इस डायरेक्शन में। नीचे वाले को जी पैरेलल बोल दिए, जिसका वैल्यू हो गया जी लैम्डा बाई डी, और उसका परपेंडिकुलर जो है उसका वैल्यू उसके डबल हो गया। सॉरी, ये भी और वो भी दोनों सेम ही मिला, जी लैम्डा बाई डी, ये भी हो गया जी लैम्डा बाई डी। ठीक है, अच्छा कोई बोले नेट निकालो, तो नेट निकाल लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर कहीं आएगा जी नेट, और हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर और अंडर रूट इसका स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? कभी भी जी नेट निकालना हो तो दोनों का निकाल लेंगे, दो वेक्टर जैसे निकले। यहाँ पे मिस्टेक हुआ शायद, एक सेकंड मुझे दे दीजिए, तो बीटा को मैं नीचे दूं, अल्फा को ऊपर दे दूं, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। इसको अल्फा बना देते हैं, इसको बीटा बना देते हैं, तो देखो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 90, ठीक है, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, बीटा का वैल्यू आएगा 1। अब जी पैरेलल लोगे तो कॉस बीटा, तो बीटा मतलब सॉरी बीटा का वैल्यू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस, और अल्फा ऊपर है तो अल्फा 0 हो गया, तो ये माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, यही मिस्टेक था। ठीक, थोड़ा सा आप इंप्रूव कर लीजिए। ठीक है, तो ये ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इसको जरूरत ही नहीं बनाने की। ठीक है, देखिए आपको क्या सही करना है, ध्यान देखिए थोड़ा सा, क्या था जो ओरिजिनल फिगर बनाए थे, अल्फा लेंगे ना ऊपर का एंगल, बीटा लेंगे नीचे का एंगल। हम लोग उस समय क्या किए थे, नीचे को अल्फा ले लिए थे, ऊपर को बीटा ले लिए थे, उल्टा हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे जी का डायरेक्शन ही बदल गया था। ठीक है, तो ओरिजिनल फिगर में आप सिर्फ ये चेंज कीजिए, ऊपर वाले को अल्फा लेंगे, नीचे वाले को बीटा लेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब सेमी इनफाइनाइट में अगर अल्फा ऊपर लेते हैं तो अल्फा 90 हो जाएगा, बीटा नीचे लेते हैं बीटा 0 हो जाएगा, तो इसके कारण cos 90 सॉरी cos बीटा 0, cos 0 1, पहले 1 आएगा और cos अल्फा बाद में, तो अल्फा हो गया 0, अरे सॉरी 90, तो cos 90 0। ठीक है ना, तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। तो ये वाला में तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट हम लोग नीचे जो बना दे रहे हैं, क्यों बना दे रहे थे, माइनस साइन के लिए, नीचे नहीं होकर ऊपर ही बनेगा। ऐसे भी देखिए वहां पे हम लोग मिस्टेक किए ही थे, क्योंकि देखो जो भी मास है इसके ऊपर है ना, इनफाइनाइट तक मास है, तो बॉडी को तो अट्रैक्शन ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, वहां पे मिस्टेक हुआ ही था, हम लोग ध्यान नहीं दिए। हेलो, क्या आपको बातें समझ पा रहे हैं? सेमी इनफाइनाइट रॉड का जी पैरेलल की डायरेक्शन नीचे ना होकर किधर होगा, ऊपर। पहले हम लोग नीचे बना दिए थे, मिस्टेक क्या किए थे, मिस्टेक किए थे एंगल लेने में, अल्फा एंगल ऊपर की तरफ लेते हैं, बीटा नीचे लेते हैं, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लो, परपेंडिकुलर में तो दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि प्लस साइन है,
गड़बड़ पैरेलल में हो जाता है क्योंकि माइनस साइन, इसीलिए डेरिवेशन किया जाता है कि कुछ मिस्टेक हो तो पता चल जाए। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हैं ना, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, ये फाइनलाइज है, करेक्शन कर लीजिए। आपका अल्फा जो है ऊपर की तरफ होगा, बीटा नीचे की तरफ, और सेमी इनफाइनाइट रॉड का जी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, किए करेक्शन किए? हेलो, हुआ करेक्शन? बोलिए, कुछ डाउट किसी को? चलिए, हाँ बोलिए। हाँ, जी परपेंडिकुलर, हाँ हाँ, तो जीरो इसमें तो किसी को 1 कर दो, इसमें तो प्लस है ना, उल्टा भी कर दीजिए, 1 + 0 होगा। बातें की है, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, +0 कर दो, बातें की। यहाँ तो प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब जो अपना क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन का आंसर अब आपका 0 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, देखिए कैसे। चलिए देखिए, ठीक है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये है सेंटर सी, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा, फाइंड जी एट सी। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन कैसा, एक शेप दिया है हमें, बोला इसकी सी पॉइंट जो है वहां पर जी का वैल्यू निकाल के बताइए। इस पूरे सिस्टम का जो मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, ये यूनिफॉर्म है जिसकी वैल्यू लैम्डा है। ठीक है, अच्छा सेंटर कैसा सेंटर है? एक्चुअल में ये क्या है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक रॉड 1 का सेमी इनफाइनाइट, रॉड 2 सेमी इनफाइनाइट, ये सर्कुलर आर्क, तीनों का जी निकालो और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है, जोड़ देंगे आंसर आ जाए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, रॉड 1 के कारण यहां पर 2 कंपोनेंट बनेगा, एक पैरेलल किधर बनेगा जी, नीचे या ऊपर? नीचे, अभी देखे थे है ना, तो इसका एक नीचे बनेगा, जी पैरेलल और 1 लिख देते हैं, 1 मतलब रॉड 1 का है, तो रॉड 2 का भी जी पैरेलल किधर आएगा, नीचे ही, तो इधर ये का और आ जाएगा जी पैरेलल 2 का। ठीक है, अच्छा रॉड 1 का परपेंडिकुलर इसके तरफ आएगा, जी परपेंडिकुलर 1 का, तो डायग्राम में बड़ा बना रहा हूं नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, डायग्राम थोड़ा मैं बड़ा, इसी डायग्राम को मैं बड़ा बना दे रहा हूं। मान लो यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, अब देखिए ये आपका रॉड 1 है, ये आपका रॉड 2 है, और ये सर्कुलर आर्क है ऑफ रेडियस r। ठीक है, आइए, तो रॉड 1 के कारण नीचे बनेगा जी पैरेलल 1 का, मैं लिख दिया, इसके कारण भी नीचे ही बनेगा, तो जी पैरेलल 2 का भी नीचे ही बना, इसका परपेंडिकुलर इसकी तरफ, तो जी परपेंडिकुलर 1 का, और इसका बनेगा इधर जी परपेंडिकुलर 2 का। अच्छा,
ये रॉड जो अपना जी बनाता है वो अपनी सेंटर के और मिड पॉइंट के अबाउट बनाता है, यही इसका मिड पॉइंट है सेंटर के सामने। तो नीचे एक और बनेगा, वो बनेगा जी ऑफ रॉड, रॉड के कारण। ठीक, कुछ गड़बड़ है क्योंकि इसका आंसर 0 आता है। अब देखिए यहां पर कैसे 0 आएगा। अच्छा ये मैं मिटा रहा हूं, ये तो इसी का बड़ा वहां बना दिए थे, यहाँ पे आपको समझ में, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए एट सी सेंटर पे जी परपेंडिकुलर पहले का, जी परपेंडिकुलर दूसरे का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे का। अब वैल्यू तो दोनों का सेम ही होगा, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो कैंसल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो कैंसल कर देगा। अच्छा इसको भी सही करो, पहले सही कर लेते हैं। तो जी पैरेलल अब नीचे की तरफ नहीं होगा, किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ। तो जी पैरेलल 1 का भी ऊपर ही होगा और जी पैरेलल 2 का भी ऊपर ही होगा। ठीक, हाँ अभी देखो वैल्यू निकाल के देखते हैं। पहले पहला पॉइंट तो ये लिख लेते हैं, जी परपेंडिकुलर ऑफ 1 विल कैंसल जी परपेंडिकुलर ऑफ 2। ठीक है, अच्छा जी पैरेलल ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी लैम्डा बाय डी, यही था। एंड जी पैरेलल ऑफ 2 इसका वैल्यू हो जाएगा जी लैम्डा बाय 2, और दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों जुड़ेगा, तो नेट अपवर्ड जी, तो नेट जी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन नेट जी कितना होगा? दोनों को जोड़ दो, जी लैम्डा बाई डी प्लस जी लैम्डा बाई डी, ये हो जाएगा 2 जी लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ है ये जी ऑफ रॉड। ठीक, तो नेट जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ये होगा जी ड्यू टू रॉड, ड्यू टू सेमी रॉड नहीं, सेमी सर्कुलर आर्क, या सीधा सर्कुलर आर्क लिख दो, ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालना है सर्कुलर आर्क का। तो देखिए सर्कुलर आर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, सर्कुलर आर्क के लिए फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक है, क्या था ये? 2gm बाय एल बाय आर इंटू साइन 5/2, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था। ठीक, यहां तक लिखिए, इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। आइए मैं सिर्फ ऊपर मिटा रहा हूं, सिर्फ ये ऊपर मिटा रहा हूं, इसके आगे करता हूं। तो देखिए आपका दिया हुआ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, तो सिंस m बाय एल यही होता है लैम्डा, इसीलिए हमारा जो होगा g ड्यू टू सर्कुलर आर्क, इसका वैल्यू हो जाएगा 2g लैम्डा बाय आर। ठीक है, इंटू साइन, और फाई का वैल्यू कितना होगा? यहां सेमी सर्कल है तो फाई का वैल्यू कितना हो गया? 180 यानी पाई, तो पाई बाय 2 यानी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, ये 1 हो गया, यानी देखिए 2g लैम्डा बाय आर आ गया। तो नेट डाउन, नेट अपवर्ड 2g लैम्डा बाय 3, और नेट डाउनवर्ड जिसका वैल्यू भी यही आया 2g लैम्डा बाय आर। अच्छा आर और डी सेम है, क्यों? डी क्या होता है? डिस्टेंस, और ये सेंटर है, यानी ये डिस्टेंस सेम ही रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं सिंस आर और डी सेम ही है, इसीलिए एक स्टेप और कर दीजिए, या यहीं पे लिख दीजिए 2g लैम्डा बाय डी। तो मैं एक स्टेप लिख देता हूं, सिंस डाउनवर्ड एंड अपवर्ड सेम है, तो यहां लिख देते हैं सिंस नेट जी इन डाउनवर्ड
इक्वल है जी इन अपवर्ड। तो नीचे की तरफ जितना जी है उतना ही जी ऊपर की तरफ है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। देयरफॉर दे कैंसल ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर, हैंस नेट जी एट सी इक्वल टू 0। तो देखो टोटल यहां पर 5 जी था या बहुत सारा जी था, इस रॉड का 2, इस रॉड का 2, इस आर्क का 1, पर सब ने एक दूसरे को एडजस्ट कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, तो जी का वैल्यू 0 आ गया। आज हम लोग का कंप्लीट हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हालांकि जी को एक बार और पढ़ेंगे, एक बार अपनी सिलेबस में स्पेशली अर्थ के लिए पढ़ना है। अभी जी जनरल जी था, किसी के लिए भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जिसको अभी तक हम लोग जी बोलते थे, जिसकी वैल्यू क्या होता है 9.8 पर, क्या अर्थ की सरफेस पे। तो वो एक केस करना है, अभी करेंगे हम लोग, या उसको अभी करोगे तो इसके साथ ही निपटा लो उसी को, है ना। ठीक है, पहले उसी को कर लीजिए, इसके बाद फिर पोटेंशियल बाद में शुरू करेंगे। तो ठीक है, एक हेडिंग बना दीजिए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अभी तक इन जनरल जी की बात कर रहे थे, अब स्पेसिफिक अर्थ के लिए बात करेंगे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। अब सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए बात होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। क्लियर है मेरी बातें? आइए, बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 केस हमें देखना है, अर्थ की सरफेस पे, अर्थ से ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ने पे, और अर्थ के अंदर ड्रिल करके मानो अंदर चलते गए, तब हमारा जी कैसा चेंज होगा। तो टोटल 3 केस करना है। केस 1 कर रहे हैं हम लोग, एट सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस की, अर्थ की सरफेस पे, तो ये रहा हमारा अर्थ, जिसकी मास हम मान लेते हैं ME, ठीक है। इसकी सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास M0 बोल रहे हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है अर्थ का सेंटर, और ये है इसकी रेडियस, जिसको हम लोग RE बोल दे रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्मॉल m पर अर्थ लगाएगा, कितना लगाएगा, नीचे की ओर खींचेगा ये, है ना। और कितना फोर्स लगाएगा तो अभी देख लेते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन M0 क्या हो जाएगा, G M1 M2, एक मास है अर्थ का, एक मास है ऑब्जेक्ट का, बाय इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो ये सेंटर और यहां के बीच का डिस्टेंस कितना होगा जी, उसकी रेडियस के ही बराबर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो RE² हो जाएगा, ठीक। ये फोर्स हो गया, यानी F का वैल्यू इतना मिला, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, F का वैल्यू आपको ये मिल गया GME M0 बाय RE²। तो F बाय M0 को इधर भेज दो, तो ये बन गया GME बाय RE²। कुछ भी नहीं, सेम फॉर्मूला है, वहां भी तो वही था, GM बाय RE², वो तो होगा सेम ही, नाम ना सिर्फ बदला। और फोर्स बाय मास ही एक्सेलेरेशन होता है, तो एक्सेलेरेशन जिसको ही हम जी बोल देंगे या ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा GME बाय RE²।
ठीक है, अभी से हम लोग इसको GS के नाम से जानेंगे, एट सरफेस, एट सरफेस। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या कांस्टेंट है। तो कैपिटल G कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट या वेरिएबल, ये क्या मास, अर्थ का मास कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ऐसा है क्या? नहीं, यानी ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, और अर्थ का कुछ रेडियस भी कांस्टेंट रहा होगा, यानी इस पूरे का वैल्यू कांस्टेंट होगा। सबकी वैल्यू डालते यही आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट पोल, पोल ऑफ अर्थ। ठीक, अब बोलोगे सर ये क्यों लिखे एट पोल ऑफ अर्थ? तो बहुत ध्यान समझिए, हमने अर्थ को ऐसा माना स्फीयर, पर अर्थ स्फीयर है क्या? नहीं, अर्थ का शेप ऐसा है, देखिए बोर्ड पे, पोल पर फ्लैट है, ऐसा नहीं कि पोल पे एकदम ये है, पोल फ्लैट है, नीचे ऊपर फ्लैटर है और बीच में बल्ज है ऐसा। तो अर्थ जिसको आप स्फीयर मान रहे हो वो एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये इसका सेंटर है। तो जरा मुझे बताइए, मुझे जरा बताइए, ये मानो इक्वेटर हो गया और ये हमारा पोल हो गया, तो रेडियस कहां पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे या पोल पे? इक्वेटर पे, समझ पा रहे हैं? तो यहां ध्यान देखो, जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के, रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जहां पे रेडियस ज्यादा वहां पे जी क्या होगा, कम। तो अब खुद सोचो, अगर इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर का जी क्या हो जाएगा, कम। तो ये मैक्सिमम होता है, 9.8 जो है ये मैक्सिमम होता है। तो पोल पे हमारा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कहां होता है, पोल पे। अब मिनिमम कहां होगा, इक्वेटर पे, मिनिमम होगा इक्वेटर पे। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिंस रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल, ठीक, therefore G at pole is greater than G at equator। इनफैक्ट देखो, पोल के बगल में जाएंगे, यहां पे कुछ अलग होगा, यहां पे कुछ अलग होगा, यानी कि पूरे अर्थ पे भी जी का वैल्यू सेम नहीं होता है। कैलकुलेशन के लिए हम लोग कर लेते हैं 9.8 हर जगह, पर अर्थ के हर पॉइंट पर जी का वैल्यू अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का हर पॉइंट का डिस्टेंस उसकी सेंटर से अलग अलग होगा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रहे, असर्शन रीजन में काम आ सकता है। बाकी इन जनरल अर्थ के कहीं पे भी पूछे फॉर्मूला ये बताएंगे Gm/r²। ई तो बस ये है कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, नहीं फॉर्मूला पुराने वाला ही है, Gm/r²। चलिए एक हेडिंग बनाइए। अब हम लोग इसके बाद हाइट पे देखेंगे, थोड़ा मानो अर्थ के सरफेस से ऊपर चला गया तब हमारा जी कैसा होगा, फिर नीचे चला गया तब जी कैसा होगा, ठीक है। तो एक हेडिंग बना दीजिए, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, जी मतलब स्मॉल जी की बात हो रही है, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट फ्रॉम सरफेस, हाइट फ्रॉम सरफेस, वेरिएशन ऑफ जी स्मॉल जी ड्यू टू हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस या सरफेस। आइए तो बहुत ध्यान से देखिए, ये मान लो अपना अर्थ है, ये मान लीजिए अपना अर्थ है, ये इसका सरफेस, कोई आदमी सरफेस से थोड़ा ऊपर चला गया यहां पे, ठीक। अब देखो उसकी डिस्टेंस तुमको निकालना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक तो हो जाएगा RE, और यहां से यहां तक मान लो कोई हाइट है H हाइट,
यानी कुल मिलाकर अगर बोले कि अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है अर्थ की सेंटर से, तो आपको बोलना पड़ेगा आर ई प्लस एच। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जी कितना होगा, जी एट हाइट एच कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो मुझे मालूम है सरफेस पे जी कितना होता है, अभी अभी मालूम हुआ है, जी एट सरफेस होता है जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट मान लो एच है, तो हम लोग इसको भी ऐसे ही निकाल सकते, कैसे, हम बोलेंगे एट जी एट एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी तो बदलेगा नहीं, एम ई तो बदलेगा नहीं, बदल क्या रहा है, डिस्टेंस ही ना। ये जो आर ई था उसकी जगह क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच, यही हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, ये हमेशा वैलिड फॉर्मूला। अब एक अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला बनाते हैं, ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बनाएंगे अप्रोक्सीमेशन। याद रखेंगे ये तभी वैलिड होगा फॉर हाइट लेस देन 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से कम हाइट होगा तो एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, अभी देखिए ध्यान से। ठीक है, तो जी एच इक्वल टू, अच्छा कुल मिलाकर मुझे बताओ ये वैल्यू इससे ज्यादा है या कम है, ये तो अभी बता दो। जी एस यानी सरफेस पे ज्यादा है या हाइट पे ज्यादा है, क्योंकि नीचे वाला बढ़ा है, जो आर ई था वो आर ई प्लस एच हो गया, तो जैसे ही नीचे बढ़ा ये क्या हो गया होगा, कम। यानी इतना बात तो समझ में आ गया, जैसे ही ऊपर गया ड्यू टू हाइट जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, ये तो दिमाग में बैठ गया। और डिक्रीज होते होते एक समय आएगा कि खत्म ही हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चले गए, स्पेस में जाएंगे तो जी थोड़े पता चलेगा अर्थ का। तो ऊपर धीरे धीरे कम होते रहेगा, एक हाइट ऐसा आएगा जहां पे जी लगभग 0 हो जाएगा। अच्छा ये निकालो, जी एम ई बाय आर ई ना, इसमें आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए जीएम बाय आर ई, जीएम बाय आर ई ये पूरा है जीएस, तो उसको हम लोग वहां पर ऐसा लिख सकते हैं, तो जी एट हाइट एच इक्वल टू, ऊपर हो गया जीएस और नीचे हो गया 1 प्लस एच बाय आर ई इसकी पावर 2, इसको ऊपर लेके चले गए तो जीएस इंटू 1 प्लस एच बाय आर ई की पावर 2 ऊपर ले गए तो -2 हो गया। अब याद करो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको सिखाया हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, तो यहां n की जगह -2 है, याद रखना। ये हो गया जी एच इक्वल टू जी एस इंटू 1 प्लस n की जगह -2 और x की जगह h बाय आर ई, तो जी एट हाइट h आ गया जी एट सरफेस इंटू 1 - 2h बाय आर ई। पर ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पर ये पूरा नहीं है बाइनोमियल ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एक्सपेंशन नहीं है, ये तभी वैलिड होगा जब 100 किलोमीटर है। कैसे पता चला, देखो h का वैल्यू अगर आर ई बाई 2 रख दो, h का वैल्यू आर ई बाई 2 रख दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा आर ई बन जाएगा, आर ई बाई आर ई 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, इसका वैल्यू ही 0 हो जाएगा, जबकि वहां पे 0 नहीं होता है। तो ये बस अप्रोक्सीमेशन है, तो ज्यादा हाइट पे ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, बहुत कम हाइट पे ये फॉर्मूला काम करेगा, तो 100 किलोमीटर के अंदर ये फॉर्मूला काम करेगा। और यहां से भी समझ में आ गया कि जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगा वैसा वैसा g का वैल्यू कम होगा, क्योंकि वो माइनस हो रहा है। इसके बाद हम लोग डेप्थ के साथ करेंगे, और नीचे एक लाइन लिख लेना, वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीजेस विथ हाइट,
हाइट को कई बार एल्टीट्यूड वर्ड भी यूज करते हैं, एल्टीट्यूड मतलब भी हाइट ही होता है। तो जी का वैल्यू हाइट के साथ डिक्रीज करेगा। तो नीचे फॉर्मूला का नीचे एक लाइन सिर्फ लिख लेना, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ हाइट, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ हाइट, हाइट के साथ जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। दूसरा हेडिंग बनाइए, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, डेप्थ मतलब नीचे, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ फ्रॉम सरफेस, डेप्थ फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस। ठीक, आइए देखिए सरफेस तक, सरफेस तक तो अपना आर ई है, ये डिस्टेंस तो आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और यहां पे नीचे की तरफ है जीएस, और जीएस का वैल्यू मालूम है जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर। अब मान लो कोई आदमी यहां से डी डेप्थ नीचे चला गया, ठीक है, अब वो यहां पहुंचा ड्रिल करके किसी भी तरीके से अर्थ के अंदर डी डेप्थ में चला गया। अब यहां पर उसको जी कितना मिलेगा ये निकालना है। तो बहुत ध्यान समझिए, जैसे देखो ये जब पॉइंट था तो इसके नीचे जितना अर्थ था वो लिए थे, तो इसके नीचे यानी अब जो अर्थ बचेगा इतना अर्थ बचेगा इसके लिए, इसके लिए इतनी अर्थ का मास वैलिड होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो डेप्थ के जो नीचे चला गया इसको ऊपर वाला मास उसको नीचे नहीं ना धकेलेगा, तो इसीलिए ये सिर्फ इतनी दूर का मास ही इफेक्टिव होगा। तो इतनी दूर का मास को हम एम डैश बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो जी होगा, यहां पर जो जी होगा, जी एट डी बोल दे रहे हैं डेप्थ पे। बहुत ध्यान देखना क्या होगा, जी एट डेप्थ हो जाएगा कैपिटल जी, पर मास अर्थ का नहीं लेंगे, पूरा अर्थ का नहीं लेंगे मास, सिर्फ इतनी दूर का मास लेंगे एम डैश। अच्छा डिस्टेंस भी पूरा नहीं लेंगे, अब तो इसका और इसका डिस्टेंस लेंगे, समझ पा रहे हैं? यानी कितना डिस्टेंस लेंगे, इतना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है जी, आर ई माइनस डी, ये डिस्टेंस है आर ई माइनस डी। तो इस डिस्टेंस को हम लोग लिख देंगे आर ई माइनस डी, इसका स्क्वायर। ठीक, ठीक, तो देखो ये जी डी क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया, पर हम ना इसको कंपेयर करना चाहते हैं कि जीएस से कम हुआ ज्यादा हुआ भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहां से। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो मुझे पता है, बहुत ध्यान से समझिएंगे, मुझे पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहां से पता चल जाएगा मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर इसको स्फेरिकल मानो तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है वॉल्यूम। अब यहां समझ में आ गया, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे? मास ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। तो यहां से देखो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, इतनी दूर का मास बाय टोटल मास, यानी कि मास ऑफ रेडियस, पूरा अर्थ का मास। तो ये हो जाएगा इतनी दूर का रेडियस, इतनी दूर का रेडियस है आर ई माइनस डी, इसका क्यू बाय एम ई, पूरे मास का रेडियस आर ई था। तो यहां से देखो ये आपका एम डैश का वैल्यू आप लेकर आ सकते हैं, एम ई इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यू बाय आर ई क्यू। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था, पर ठीक है, इससे ना आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो यहां से आपका जी डी का वैल्यू आ जाएगा जी, और एम डैश का वैल्यू रख दीजिए एम ई
इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड, देखो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर ई क्यूब। देखिए ये स्क्वायर तो इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो जी एट डेप्थ क्या आ जाएगा, जी एम ई बाय, देखो आर ई क्यू है ना, इसको ऐसा लिख रहा हूं, आर ई स्क्वायर इंटू आर ई, और ऊपर है आर ई माइनस डी बचा, क्यूब था तो स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इतने का वैल्यू आप जानते हो क्या है, जीएस। तो अब देखिए डायरेक्ट कंपेयर कर पाएंगे, ये हो गया जीएस और ये बचा ऊपर आर ई माइनस डी और नीचे बचा आर ई। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आर ई से, तो जी एट डेप्थ बचेगा जीएस इंटू 1 माइनस डी बाय आर ई। क्लियर है मेरी बातें? अब यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, बताओ जी का वैल्यू क्या होगा, कम या ज्यादा, कम, माइनस हो रहा है, दिख रहा है। तो जितना बड़ा माइनस होगा उसकी वैल्यू उतना कम होगा, समझ पा रहे हैं? यानी जितना अर्थ के अंदर जाएंगे, जैसे अर्थ के ऊपर जा रहे थे तब भी जी कम हो रहा था, नीचे जाएंगे तब भी कम होगा। लिख लीजिए इसके नीचे, जैसे वहां पे लिखे थे ना, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। खुद से लिख लीजिए इसके नीचे, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ डेप्थ, डिक्रीजेस विथ डेप्थ from surface of earth, from surface of earth, from surface of earth, ठीक। तो कुल मिलाकर 3 केस पढ़े हम लोग, एक सरफेस पे, एक हाइट पे और एक डेप्थ पे। सबसे मैक्सिमम कहां होगा, सरफेस पे, पर सरफेस पे भी एक जैसा नहीं है, तो सरफेस पे भी मैक्सिमम कहां है, पोल पे। मैक्सिमम कहां है, पोल पे। पहले स्फीयर के लिए अगर इसको स्फेरिकल मानते हैं तो हमें एक रिलेशन पता चल गया, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के, ठीक है ना। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहता है, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, यहां समझ में आ गया। तो ये जो छोटा सा अंदर का स्फीयर है उसका मास को हम एम डैश माने, पूरे अर्थ का मास को एम ई माने, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एम डैश, तो इतनी एम डैश का रेडियस लो जो कि आर ई माइनस डी का होल क्यूब, और एम ई लोगे तो पूरा लोगे, ये समझे ना। तो बस इसको इधर भेज दिए, ठीक है। बढ़े आगे, तो आज इतना ही करेंगे। एक बार सिर्फ लास्ट में डायग्राम बनाकर चीजें आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, एक अर्थ जैसे एक अर्थ बना लिए, ये पोल लिख लो, पोल, ठीक है, और पोल पे होगा जी मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, तो जी से अगर इक्वेटर की तरफ जाएंगे, जी से अगर इक्वेटर की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तब भी जी डिक्रीज करेगा। अगर पोल से ड्रिल करके नीचे जा रहे हैं या कहीं से भी नीचे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तब भी जी डिक्रीज करेगा। अगर हाइट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तब भी जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा डिक्रीज करके सेंटर पे आ जाओगे तो जी 0 हो जाता है, सेंटर पे जी 0 हो जाता है। उस फॉर्मूले में एच की जगह डी रखकर देखो, एच की जगह डी रखकर देखो, जी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे लिख ही लेना, जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, जो आपका फॉर्मूला है ना, उस डी की जगह आर ई रखकर देखना। डेप्थ अगर रेडियस के बराबर हो जाएगा तो हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कई बार ना हमें एक डायग्राम बनाने भी आता है, ठीक है।
चलिए इस ग्राफ को ज्यादा देखिए, मुझे ये सेंटर दिया हुआ है, बोला सेंटर से जैसे जैसे आर डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे जी का वेरिएशन दिखाओ ग्राफ में। तो सेंटर पे जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और मैक्सिमम कहां होता है सरफेस पे, हालांकि सरफेस में भी मैक्सिमम पोल पे होता है पर मैक्सिमम तो सरफेस पे होता है। ये अंदर धीरे धीरे पोल की तरफ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यानी सरफेस पे मैक्सिमम होगा और सरफेस के बाहर फिर कमना चालू हो जाएगा, तो ये ऐसा कमते चला जाता है। ठीक है, ये ग्राफ हो जाता है जी का, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम जी एट सरफेस। ये कहां होता है सरफेस पे। ये इनसाइड हो गया, वो आउटसाइड हो गया। ठीक, तो यहां पे आपका 2 टॉपिक खत्म हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन 2 टॉपिक खत्म है। एक टॉपिक आपका बचा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। 3 टॉपिक आपका इधर है, इसके बाद सीधे आपका सैटेलाइट है। चलिए तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग।